हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार टेक टीआर स्पीकर स्टडी पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं टॉप लेवल जीके सीरीज जो हमारा चलता है उसका पार्ट 13। ये जो सेट है आपके आने वाले सभी एग्जाम जैसे 67वां बीपीएससी का पीटी हो गया, बिहार एसआई, आरआरबी एनटीपीसी का मेंस, ग्रुप डी एग्जाम, एसएससी आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर इस सेट के सभी प्रश्न को हमने भी पिछले वीडियो की तरह यहाँ पर 25 प्रश्न को लिए हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं यहाँ पर हम पहला प्रश्न को। पहला प्रश्न आपका है कि पिट्रा ड्यूरा सजावटी कला की शुरुआत किस काल में हुई थी। तो ध्यान रखें, पिट्रा ड्यूरा सजावटी कला की शुरुआत मुगल काल में हुई थी। और यह क्या है तो ध्यान रखें कि दीवारों पर एक तरह का पत्थर का जड़ाव करके दीवारों को सजाया जाता है। आपने मुगल काल से संबंधित पुराने फिल्म में देखा होगा दरबार में कि जो दीवार होता है वो अलग अलग तरह के छोटे छोटे चमकीले पत्थरों से सजाया जाता है, उसी को बोलते हैं पिट्रा ड्यूरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है गज़ल को किसने लिखा था। तो ध्यान रखिए, ये गज़ल को लिखने वाले थे बिस्मिल अजीमाबादी जो कि बिहार के क्रांतिकारी थे। राम प्रसाद बिस्मिल जो थे इस गज़ल को फेमस किए थे। तो ध्यान रखिए, बहुत सारे बुक में आपको यही मिलेगा कि इसके लेखक जो थे राम प्रसाद बिस्मिल थे। तो ऐसा बात नहीं है, इसको ध्यान रखें। इसको सबसे पहले लिखा था बिस्मिल्लाह अजीमाबादी बिहार के क्रांतिकारी ने, जबकि इसे फेमस यानी प्रसिद्ध किए थे राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। अगला प्रश्न आपका है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी। तो ध्यान रखें, 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। और ध्यान रखें, अगर ये पूछे कि बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था तो ये 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। और इसी के उपरांत स्वदेशी आंदोलन छिड़ गया था। तो दोनों का डेट ध्यान रखें कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई, 19 जुलाई को, और प्रभावी आपका हुआ 16 अक्टूबर को। दोनों घटना 1905 में हुई लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। अगला प्रश्न आपका है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था। तो आज़ाद दस्ता का गठन लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने किया था, ध्यान रखें। और इनका उपनाम यही है, ये भी प्रश्न बन सकता है एग्जाम में कि जयप्रकाश नारायण जी का उपनाम क्या है, तो लोकनायक। और ध्यान रखें 1998 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न आपका है कि सर्वाधिक जनजाति वाला राज्य कौन सा है। तो ध्यान रखें, सर्वाधिक जनजाति पाया जाने वाला राज्य आपका है मध्य प्रदेश है। और यदि प्रश्न ये आपसे पूछे कि जनजातीय आबादी प्रतिशतता के आधार पर किस राज्य में सर्वाधिक है, तो ध्यान रखिए ये मिजोरम में है और वहाँ पर 94.44% जनजातियाँ पाई जाती हैं। अगला प्रश्न आपका है कि वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो ध्यान रखिए ये लेह जिला है जो कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न आपका है कि वर्तमान में भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो ध्यान रखिए छोटा सबसे जिला का नाम है माहे जो कि पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न आपका है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन जीव अभयारण्य है। तो ध्यान रखें यहाँ पर आंसर होगा आपका महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वन जीव अभयारण्य है। अभी वर्तमान में संख्या की बात करें तो 50 हो चुके हैं। अगला प्रश्न आपका है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क का एक भाग है, डेनमार्क के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न आपका है कि वर्तमान में सोना का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा देश करता है। तो ध्यान रखें सोना का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश अभी चाइना है। और बात खपत की करें कि सबसे खपत कहाँ पर अधिक होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा भारत। बहुत सारे पुराने सेट में आपको मिल सकता है दक्षिण अफ्रीका, तो इसको ध्यान रखें। सोना का भी वर्तमान में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश चाइना हो गया है। अगला प्रश्न आपका है कि सर्वाधिक देश वाला महादेश कौन सा है। तो सबसे अधिक देश वाला महादेश आपका अफ्रीका है जिसमें 54 देश हैं। उसके बाद एशिया में 48 देश हैं। उसके बाद यूरोप में 44 देश हैं। अगला प्रश्न आपका है कि सौर ऊर्जा के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो ध्यान रखें वर्तमान में सौर ऊर्जा में सबसे अग्रणी राज्य कर्नाटक है। और बात करें दूसरा स्थान किसका है, तो दूसरा स्थान तेलंगाना का है। अगला प्रश्न आपका है कि भारत का सर्वाधिक व्यापार किस देश के साथ होता है। तो वर्तमान में भारत का सबसे अधिक व्यापार जो होता है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ होता है, ध्यान रखें इसको। अगला प्रश्न आपका है कि भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है। तो ये सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से है, सड़क निर्माण से संबंधित है भारतमाला परियोजना।
अगला प्रश्न आपका है कि भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कौन जारी करता है? तो ध्यान रखिए, भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है ये जारी करता है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 16। वर्तमान में यह प्रश्न बहुत चर्चा में, इसको ध्यान से देखें कि रामप्पा मंदिर जिसे रुद्रेश्वर भगवान शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है कहाँ पर है? तो ध्यान रखिए, रामप्पा मंदिर जिसे रुद्रेश्वर मंदिर भी कहते हैं ये आपका तेलंगाना में पड़ता है। और 1213 ईस्वी में काकतीय शासक गणपति देव के सेनापति रेचारला ने इसका निर्माण कराया था। तो ध्यान रखिए कि रामप्पा मंदिर या रुद्रेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो ये आपका तेलंगाना में है। और पूछे कि किस वंश से संबंधित है? तो काकतीय वंश से संबंधित है। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो ध्यान रखिए, गणपति, काकतीय शासक के गणपति जो देव थे इनके सेनापति ने कराया था, जिनका नाम था रेचरला। देखिए, इस सीरीज का नाम टॉप लेवल जीके रखने का कारण यही होता है कि हम यहाँ पर जो भी प्रश्न रखते हैं थोड़ा सा टॉप लेवल का रखने की कोशिश करते हैं, जो जनरली एग्जाम में नहीं देखने को मिलता है, बाई चांस आते हैं। और यही प्रश्न जो होते हैं 2 4 5 प्रश्न जो आपको होते हैं मेरिट की तरफ ले जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न को यहाँ से पढ़ें और करें तो फाइनल सिलेक्शन में आपका चांस बढ़ेगा। अगला प्रश्न आपका है कि भाषण चार द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखिए, ये जो है बंगाल की खाड़ी में है और ये बांग्लादेश के अंतर्गत है। भाषण चार द्वीप चर्चा में क्यों है? चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। ये बांग्लादेश द्वारा रोहिंग्या शरणार्थियों को इस द्वीप पर भेजा गया है। अभी वर्तमान में 7000 रोहिंग्या शरणार्थी को इस द्वीप पर भेजा गया है और भविष्य में 1 लाख शरणार्थियों जो है रोहिंग्या इनको बसाने का योजना है। चलिए आगे हम इसका डिस्कस पूरा करते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि म्यांमार में किस धर्म के लोग सर्वाधिक हैं? तो ध्यान रखें, म्यांमार में सबसे अधिक बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। तो आइए यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि भाषण द्वीप आखिर चर्चा में एक बार फिर से क्यों आया। देखिए, म्यांमार की बहुसंख्यक आबादी बौद्ध धर्म की है, ठीक, जबकि रोहिंग्या को वहाँ पर अवैध बांग्लादेशी प्रवासी माना जाता है। हालांकि वे लंबे समय से म्यांमार के रखयान प्रांत में रह रहे हैं। म्यांमार की जो बहुसंख्यक आबादी है वहाँ की बौद्ध धर्म की है और वहाँ पर रोहिंग्या भी रहते हैं जिनको अवैध बांग्लादेशी प्रवासी माना जाता है और वे बहुत पहले से म्यांमार के एक प्रांत रखयान प्रांत में रह रहे थे। रोहिंग्या संकट वर्ष 2012 में उत्पन्न हुआ जब म्यांमार के एक रखाइन प्रांत की एक महिला के साथ दुष्कर्म कर हत्या का मामला सामने आया। ये आरोप 3 रोहिंग्या पर लगा। इसके बाद रोहिंग्या और बौद्ध धर्म के बीच भीषण टकराव हुआ। तत्पश्चात 7.5 लाख रोहिंग्या को पड़ोसी देश में शरण लेनी पड़ी थी। तो रोहिंग्या विवाद का सबसे मुख्य कारण जो यही था कि वर्ष 2012 में वहाँ पर म्यांमार के रखाइन प्रांत में एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया और ये जो आरोप है 3 रोहिंग्या पर लगा। तो इसी बात को लेकर के रोहिंग्या और बौद्ध धर्म के बीच बहुत बड़ा टकराव हुआ और टकराव के बाद वहाँ पर हिंसा भड़क गया और जिसके तत्पश्चात वहाँ 7.5 लाख रोहिंग्या जो है आसपास के पड़ोसी देश में शरण लिए हैं। तो इन्हीं जो बांग्लादेश में जो शरण लिए थे इन्हीं को बसाने के लिए भाषण द्वीप पर प्रयास किया जा रहा है, इसलिए आपका भाषण द्वीप जो है बहुत चर्चा में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में चर्चा में रहा रायमोना पार्क भारत के किस राज्य में है? तो ध्यान रखिए, रायमोना पार्क जो है असम राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न संख्या 20 आपका है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या थी? अति महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको ध्यान रखें। तो इसका इस बार का थीम था पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। और ध्यान रखें कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि लेन पुल किस शासक को लघु अकबर कहा था? लेन पुल ने किस शासक को लघु अकबर कहा था? तो ध्यान रखें, लेन पुल ने दारा शिकोह को लघु अकबर कहा था। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 22 कि माउंट सारामती पर्वत कहाँ पर स्थित है? जो हाल ही में चर्चा में रहा। तो ध्यान रखें, माउंट सारामती जो है नागालैंड में पड़ता है। अगला प्रश्न आपका है कि चर्चा में रहा बहितान जल विद्युत संयंत्र का संबंध किस देश से है? तो बहितान जल विद्युत संयंत्र का संबंध जो है म्यांमार से है। अगला प्रश्न आपका है कि मुगल काल में बंदरगाहों का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? तो ध्यान रखिए, मुगल काल में बंदरगाहों के सर्वोच्च जो अधिकारी होता था उसको मीर ए बहार कहा जाता था।
अगला प्रश्न और इस सेट का सबसे अंतिम प्रश्न आपका है कि 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में हुई थी। तो ध्यान रखिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हुई थी 16 सितंबर को ओजोन दिवस के मनाने के रूप में घोषणा। और ये कब हुआ था? 1987 में हुआ था। और बात करें कि प्रभावी कब हुआ था? तो 1989 में। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के प्रश्न लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।